हेलो बच्चों, मैं अरुण मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का दिव्य एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग गति के समीकरण को सीखेंगे। गति का समीकरण एक ऐसा विषय है जो कि कक्षा 9 और 11 दोनों की कक्षाओं में है और यह एक महत्वपूर्ण विषय भी है क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में आते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशन को हम लोग एक नए तरीके से और एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं और नए तरीके से इसको सीखते हैं। तो गति के जो समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण हम लोगों ने पढ़े हैं। ये गति के तीनों समीकरण कैसे प्राप्त होते हैं, इसको आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला समीकरण प्राप्त करने के लिए गति का समीकरण, गति का समीकरण, पहला समीकरण प्राप्त करने के लिए आपको प्रथम समीकरण, पहला समीकरण हम लोग सीखने के लिए हमने एक फार्मूला सीखा है, वो है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। क्योंकि त्वरण को हम लोग अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का मतलब अगर कोई भी वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, उसका प्रारंभिक वेग u हो तथा अंतिम वेग v हो, तो उसके वेग में जो परिवर्तन होगा वो होगा v माइनस u, और इस परिवर्तन में जो समय लगा अगर वो समयांतराल t हो तो हमको मिलेगा a बराबर v माइनस यू बटे t। टी यहाँ पे भाग है, दाएं पक्ष में इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, v माइनस यू, ये ए टी के बराबर हो गया। अब ये माइनस यू है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमको मिलेगा u प्लस ए टी। यही हमारा क्या है, गति का पहला समीकरण, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। है ना कितना सरल। अब दूसरे समीकरण की बात करें। अब हम सभी लोग द्वितीय समीकरण की बात करते हैं। द्वितीय समीकरण भी हमने पढ़ा क्या है, अगर देखें तो होता है क्या, चाल बटे या चाल बराबर दूरी बटे समय। ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्रचलित सूत्र है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो दूरी बराबर चाल गुणते समय, यह सूत्र हमको प्राप्त होता है। इस सूत्र का अगर हम प्रयोग करें, हमने ये देखा है कि अगर दूरी में दिशा को इंक्लूड कर दिया जाए तो वही वेग बन जाता है, विस्थापन बन जाता है। चाल में दिशा को हम लोग जोड़ दें तो ये हमारा वेग बन जाता है। तो यानी कि हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि विस्थापन बराबर औसत वेग गुणते समयांतराल या समय। तो जो विस्थापन बराबर औसत वेग गुणते समयांतराल होता है, तो विस्थापन को हम लोग यस से प्रदर्शित करते हैं, औसत वेग u प्लस वी या v प्लस यू बटे 2 इंटू टी होता है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पहला समीकरण क्या था, प्रथम समीकरण से v बराबर क्या था, u प्लस ए टी। अगर ये v बराबर u प्लस ए टी है तो हम लोग इसका मान यहाँ रख देते हैं, तो यस बराबर हो जाएगा v की जगह u प्लस ए टी रखने पे तो u प्लस ए टी प्लस यू बटे 2 इंटू टी। u में u को जोड़ेंगे 2u प्लस ए टी बटे 2 इंटू टी। टी का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2ut प्लस टी का गुणा ए टी में करेंगे तो ए टी स्क्वायर बटे में क्या है 2। अब 2 का गुणा आपको प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में करने हैं, तो जब आप प्रथम पद में करेंगे तो हो जाएगा 2ut/2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमको यहाँ मिल गया यस बराबर ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 या हाफ ए टी स्क्वायर जिसको आप कहते हैं। तो यही हमारा क्या है,
दूसरा समीकरण। है ना सरल बच्चों। अब हम तीसरे की बात करें। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने दो समीकरणों को बहुत ही आसानी से सिद्ध किया। अब हम तृतीय समीकरण यानी थर्ड इक्वेशंस की बात करेंगे। तो तीसरा समीकरण, पहले समीकरण को अगर हम लोग देखें तो पहला समीकरण क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम लोग इस समीकरण का वर्ग कर दें, तो वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा। कहीं कहीं देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो v यानी बाएं पक्ष का वर्ग जो हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा, और दाहिने पक्ष का जो वर्ग होगा वो u प्लस ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके लिए हमको एक सूत्र पता होना चाहिए जो कि बहुत ही छोटी क्लासों में सरल संख्या हमने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके का सूत्र होता था, इसी का प्रयोग हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u इंटू ए टी प्लस ए टी का स्क्वायर, यानी कि पहले का वर्ग प्लस दूसरा इंटू पहला इंटू तीसरा दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। इस तरीके से अगर हम देखें यू स्क्वायर इन दोनों में, इसमें हमने देखा ये कि यहाँ ए टी का होल स्क्वायर है, यानी ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है। तो यहाँ मुझे ए दिख रहा है, इसमें भी ए दिखा, ए कॉमन है। कहेंगे सर टी को भी कॉमन कर लें, तो टी तो कॉमन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो यहाँ पे हमको मिल नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2a को कॉमन करेंगे। तो जब हम 2a को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा हमारा ut। अब कहोगे सर इसमें तो 2 था ही नहीं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, 2 का हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे थर्ड पद में, तीसरा जो पद है। तो यहाँ से जब हमने 2 को कॉमन किया तो 2 तो मेरा बाहर हो गया, इसमें से एक a बाहर हुआ तो एक a बचा हुआ है, दूसरा टी स्क्वायर बचा हुआ है। अब यहाँ पे बटे में 2 बचा हुआ है। तो हम लोग ये जो ब्रैकेट में देख रहे हैं ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये जो है हमारा दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण अगर आप देखेंगे तो दूसरे समीकरण से या द्वितीय समीकरण से यस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है ये यस के बराबर है, तो इसका मतलब हमारा जो वी स्क्वायर हो जाएगा वो यू स्क्वायर प्लस 2as के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा तीसरा समीकरण है। प्यारे बच्चों, इन तीनों समीकरण में आखिर लगातार हम लोग v, u, a, t और s का उपयोग करते आए, ये सभी हैं क्या? तो अगर हम देखेंगे तो u हमारा जो है वो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, इसको आप अंग्रेजी में इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। v अंतिम वेग, इंग्लिश में इसको फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है। यस विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ए त्वरण, एक्सेलरेशन, टी समयांतराल, टाइम और टाइम टेकन। तो इस तरीके से ए वी एस टी ए ये सभी हमारे जो हैं ये क्या है हमने यहाँ बताया। इन तीनों समीकरणों का उपयोग हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाने और पृथ्वी से नीचे आने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसको सीखने के लिए तीनों समीकरणों को एक साथ रखते हैं और इसका पृथ्वी से ऊपर जाने या नीचे जाने की स्थिति में भी इसको हम लोग देखते हैं।
जैसा कि हमने तीनों समीकरणों को इस तरीके से देखा, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी हमेशा किसी वस्तु पे एक बल लगाती है जिसको आप गुरुत्वीय बल कहते हैं, और वो गुरुत्वीय बल की जो त्वरण होती है वो सदैव नीचे की ओर होती है। क्योंकि त्वरण हमारी नीचे की ओर है और ये वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात पृथ्वी जिधर बल लगा रही है उसके विपरीत दिशा में। अगर ऐसी स्थिति है, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वस्तु का जो त्वरण है वो क्या हो जाता है, -g हो जाता है। और जो हमारी विस्थापन है उसको हम लोग ऊंचाई यानी h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो तीनों समीकरण है, इस तीनों समीकरण v = u, यहाँ a की जगह -g रखेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा -gt। दूसरा जो समीकरण है यस की जगह हमने h रिप्लेस किया क्योंकि ये यस विस्थापन जो है वो ऊंचाई हो जाएगी। h = ut, यहाँ पे a है, a यानी -g रखेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -12gt²। और तीसरा जो समीकरण है वो हो जाएगा आपका v² = u², a की जगह -g को रिप्लेस करोगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -2g, और यस की जगह h रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा। अगर यही वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आए, तो क्या होगा। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की दिशा में ही आएगी, अर्थात उसका जो त्वरण होगा वो धनात्मक हो जाएगा। पृथ्वी की सतह की ओर आने वाली या आने पर, पृथ्वी की सतह की ओर आने पर अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह की ओर आती है यानी इधर की ओर गति करती है तो वो जो होती है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ही गति करती है। ऐसी स्थिति में a की जगह हम लोग g रख देते हैं और s की जगह h रख देते हैं। तो हमारा जो पहला समीकरण है ये हो जाता है v = u, a की जगह g रखेंगे प्लस तो ये हो जाएगा gt। दूसरा जो होता है s की जगह h रखेंगे, h = ut प्लस a की जगह g रखेंगे तो ½ और तीसरा जो समीकरण है वो हो जाता है आपका v² = u² प्लस 2gh। तो ये तीनों समीकरण पृथ्वी की सतह की ओर आने पे किसी वस्तु का समीकरण है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रही है तो उसके लिए ये 3 समीकरण। तो कुल मिला के गति के जो समीकरण है उसको हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट किया। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो भी आपको कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड है तो उसको आप हमसे पूछने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।